व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? सिंपल सा फंड है भैया. इन ऑर्डर टू फाइनेंस योर एसेट्स, योर इन्वेस्टमेंट प्लान, यू नीड मनी. और जब आप पैसा का जुगाड़ करते हैं तो पैसा जुगाड़ दो ही जगह से होता है. एक तो मालिक डालेगा और ये तो फिर हाथ फैलाओ बाहर से, लेंडर्स. बोरो करो, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक है, दरवेज. सो इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स लेंडर्स एंड ओनर्स. क्योंकि ओनर को भी रखा, क्योंकि ओनर भी तो फाइनेंस करता है. इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ओनर का कंट्रीब्यूशन है. करेक्ट? In other words, financing activities fund the company, repay lenders and provide owners with a return on investment. So आप हर वो चीज जो कल्पना कर सकते हैं, हर वो चीज जो आप इमेजिन कर सकते हैं जिसका ताल्लुक बिजनेस में फंड लाने से है, राइट? चाहे वो लेंडर्स के हो, चाहे वो बोरो कैपिटल से हो. लेंडर के साथ, जिसने मेरे को पैसा दिया है, उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा. मालिक और बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा. सो यू कैन से लाइक दिस. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल. क्या हम बोलना चाह रहे हैं? दिस विल मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू. सो दिस इज द बिजनेस, ये है मालिक, ओनर्स, और यहां है लेंडर्स, जो बैंक, क्रेडिटर, जो भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी लेंडर्स. बिजनेस का इनके साथ और इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बेटा पैसा रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन है. तुम देख लो, लेंडर के साथ तो कोई खून का रिश्ता है नहीं. इसके साथ जो भी होगा पैसा का लेन देन होगा. इससे पैसा लिए है तो उसको इंटरेस्ट भी देंगे, उसके बाद उसको वापस भी करेंगे. ये सारा ट्रांजैक्शन जो मेरे इसके साथ बीच में हो रहा है क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा. ध्यान समझ में आ रहा है? बिजनेस और जो ओनर के साथ जो एक्टिविटी हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ओनर ने शेयर्स खरीदा है, कैपिटल प्रोवाइड किया है, कंपनी उसको डिविडेंड पे करेगा, ये सब क्या है? किसके अंदर में आएगा? फाइनेंसिंग का ही तो इश्यू है, पार्ट है. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, याद रखना, will bring changes, or financing activity is related to the equity that belongs to the owner and non-current liabilities, long-term debt, long-term borrowings. जिस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट पे था, उसका रिलेशन फिक्स एसेट के साथ है, उसी तरह ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रिलेशन ओनर, इक्विटी, लेंडर मतलब डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नॉन करेंट लायबिलिटी के साथ होगा. करेंट लायबिलिटी के साथ. क्लियर है? तीनों का तीनों एक्टिविटी समझ में बढ़िया से. अब हम लोग क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं. ठीक है? मतलब विल गो बैकवर्ड्स. फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम लोग चलेंगे. तो आप लोग भी जब इसको कॉपी करोगे, आप लोग भी पीछे से, मतलब 1.5 पेज छोड़ करके कॉपी करोगे. ठीक है? तो चलो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकाला जाता है? सिंपल. यहां पे ऊपर में रहेगा ऐड, और नीचे रहेगा लेस. ऐड और यहां रहेगा लेस. ऐड कब होगा? जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के चलते पैसा आ रहा है. लेस कब होगा? जाएगा. ठीक है? तो पहले ऐड. बताओ क्या क्या कारण हो सकता है जिसके चलते पैसा आ सकता है? एग्जांपल दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कब पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से? हाँ, सेल्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स. आप जब शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा. अच्छा, जब हम शेयर्स बोल रहे हैं तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों की बात कर रहे हैं. और बताओ क्या कारण से पैसा आ सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर? ये भूल गया? हाँ, डिवेंचर्स. ये भी तो पब्लिक से लोन था.
लोन फ्रॉम एंड अदर एफआईस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और किसी तरह का अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, एक और आएगा, पब्लिक डिपॉजिट। हम लोग पब्लिक से भी पैसा लेते हैं डिपॉजिट्स के रूप में, जो पैसा उसको 2 साल 3 साल बाद हम लोग वापस कर देते हैं। ये शेड्यूल 3 में हमने बताया था, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स आई एम जस्ट गिविंग यू। प्लीज डू नॉट ट्रीट इट एज अ पत्थर की लकीर। ये एग्जाम्पल है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स फॉर्मेट नहीं दे रहे आपको। बुक में आपको ऐसा लिस्ट बहुत सारा आपको पूरा सजा के देगा, हम आपको लिस्ट नहीं देंगे, बिकॉज वो लिस्ट का कोई अंत नहीं हो सकता। So you need to understand. That's why I told you very clearly. Any transaction between the firm and the lender, firm and the owner. फाइनेंसिंग में डाल दो। अब इसको जज करो तुम। ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे, ये सब सारे के सारे बिजनेस का अपने लेंडर के साथ या तो अपने ओनर के साथ ट्रांजैक्शन से है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक, नेक्स्ट, लेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण पैसा जा सकता है। क्या कारण होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। वेरी गुड, डिवेंचर इशू किए हैं तो इस पे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिविडेंड, वेरी गुड, डिविडेंड पे करते हैं हम लोग। किसको? शेयर कैपिटल शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। रीपेमेंट, भैया पैसा लिए तो वापस भी तो करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन। और बताओ, और रिडेम्पशन भूल गया तुम लोग। किस चीज का रिडेम्पशन? डिवेंचर्स का भी रिडेम्पशन होता है और शेयर्स का भी रिडेम्पशन होता है। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है। किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर का भी रिडेम्पशन होता है तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन वापस कर दिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जैसे है उस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है। अब तुम अगेन इस चीज को एनालाइज करो, ये किसका किसका बीच का ट्रांजैक्शन है? डिविडेंड बिजनेस किसको पे कर रहा है? कंपनी, ओनर को। सो देखो, तुम जितना भी ये चीज देखोगे, these are all the transaction between the company and the lenders and the or the owner. अब प्रोसीड से आया 2 रुपया नेट टोटल, इससे आउटफ्लो हुआ 50 पैसा, तो मेरा नेट आया 1.5 रुपया। किससे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो दिस विल बिकम माय कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बताओ, कुछ है? कितना सिंपल है। दिस इज माय कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Okay, so fine, we have copied the questions and now I'm going to solve it. आज हम लोगों का क्लास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर में है। सो हम लोगों का गंगा उल्टा बह रहा है अभी, हम लोगों का गंगा उल्टा बह रहा है, मतलब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले फाइनेंसिंग, फिर इन्वेस्टिंग एंड देन विल गो टू ऑपरेटिंग। सो आज फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे सम्स करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सम्स, लेट मी टेल यू कि हमने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे से कैश फ्लो निकालते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए इक्विटीज और नॉन करंट लायबिलिटी में। बेसिकली जब कंपनी अपना प्रोजेक्ट्स को और अपने एसेट्स को या अपने इन्वेस्टमेंट्स को फंड प्रोवाइड करने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए जो पैसों को जुगाड़ करता है, उसे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो पैसा का जुगाड़ 2 ही जगह से हो सकता है, या तो एक ओनर से हो सकता है और दूसरा कहां से हो सकता है? बाहर वाले से, लेंडर से हो सकता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हर वो ट्रांजैक्शन जो कंपनी के बीच में और उसके ओनर के बीच, या कंपनी या बाहर वाला लेंडर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में ही आता है। तभी हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये पहला सम है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 5 लाख और 4 लाख। अच्छा, यहां पे एक चीज इशू है, इसको ना 20 करो,
20, ये 22 लिखा हुआ है, इट विल बी 20. सो 31 मार्च 20 होगा, ये 21 एंड 20. 21 इज योर करंट ईयर और जो 20 है ये आपका प्रीवियस ईयर है. ठीक है. अब देखिए, सो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 5 लाख और 4 लाख. अगर ध्यान से देखिएगा तो प्रीवियस ईयर 2020 में आपका जो कैपिटल है वो 20 में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 4 लाख है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साल के शुरुआत में, करंट ईयर के शुरुआत में मेरा कैपिटल कितना है, क्योंकि देखो 31 मार्च 2020 ये 2019-20 का एंड है और 2021 का शुरुआत क्या हो जाएगा, जो 31 मार्च 20 का फिगर है वही तो 1 अप्रैल 2020 का फिगर होगा. राइट. तो हम बोल सकते हैं कि साल के शुरुआत में मेरा कैपिटल 4 लाख है और साल के अंत में मेरा कैपिटल कितना है, 5 लाख. साल के अंत शुरुआत में मेरे पास डिबेंचर है 1.5 लाख और साल के अंत में कितना है, 1 लाख. साल के शुरुआत में मेरे पास 40,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में है और साल के अंत में मेरे पास कितना है, 50. अब ये तुमको डेटा दिया हुआ है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, राइट, ये डिफरेंस तुमको बताएगा कि कैश का फ्लो कितना हुआ है. ये जो चेंज है बेसिकली, तो जब देयर इज अ चेंज इन इक्विटीज और चेंज इन द नॉन करंट लायबिलिटी, दैट विल रिजल्ट इन द कैश का फ्लो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हम लोग बोल सकते हैं. उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज 10,000 और डिबेंचर्स में redeemed on 1st April 2028 par. So looking at this, कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल सा चीज है. सबसे पहले देखो यहाँ पे साल के शुरू में तुम्हारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख और साल के अंत में है 5 लाख. तो ये 4 से जो 5 लाख हुआ, 1 लाख जो कैपिटल बढ़ गया, ये कैसे बढ़ा, इसका मतलब होता है कि 1 लाख रुपया का शेयर्स इशू हुआ है. विदाउट शेयर इशू किए क्या आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा क्या, तो यानी कि शेयर इशू हुआ है. अगर शेयर्स इशू हुआ है मतलब पैसा आया है, तो 1 लाख यहां पे हमको दिखा. नेक्स्ट तुम देखो डिबेंचर्स, साल के शुरू में 1.5 लाख रुपया का डिबेंचर है और साल के अंत में 1 लाख का डिबेंचर है. 50,000 का डिबेंचर का वैल्यू घटा है. और एक चीज याद रखना, ये जो वैल्यू देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का, बच्चा ये कौन सा वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है. उसी तरह जो डिवेंचर अकाउंट में आप 1.5 लाख और 1 लाख देख रहे हैं, ये कौन सा वैल्यू है, ये फेस वैल्यू. पता है ना, शेयर कैपिटल में हम लोगों का कौन क्या वैल्यू रहता है, फेस वैल्यू ट्रांसफर करता है. डिवेंचर अकाउंट में भी क्या ट्रांसफर करते हैं, फेस वैल्यू. ओके. सो अगर 50,000 का डिवेंचर कम हुआ है तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि हमने 50,000 का फेस वैल्यू का डिवेंचर को क्या कर दिया है, रिडीम कर दिया है. तो ये इसका मतलब मेरा लायबिलिटी कम हुआ. तो लायबिलिटी अगर कम हो रहा है तो मेरा पैसा भी क्या होगा, कम होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40 और 50. बच्चा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो अमाउंट आता है रिजर्व में, ये अमाउंट कहां से आता है, क्या ये प्रॉफिट से कट के बनता है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, यस और नो, नो. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो अमाउंट आता है वो प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट होकर के नहीं, बल्कि जो शेयर्स या डिवेंचर्स अगर हमने जो प्रीमियम में इश्यू करा है वो प्रीमियम मनी को हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. सो अब तुम एक चीज सोचो, कमेंट से लगाओ, अगर तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40 से 50,000 हो गया है, 10,000 रुपए से रिजर्व में बढ़ा है, तो बढ़ा कहां से, इसका मतलब जो शेयर्स इश्यू हुआ है वो, अब हमको समझ में आ रहा है कि 4 लाख से 5 लाख फेस वैल्यू कितना से बढ़ा, 1 लाख, लेकिन रिजर्व में कितना है, 10,000. यानी कि मेरा कैश का फ्लो कितना हुआ होगा. ये आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम, ये आपको समझना है ये डेटा देख करके कि अच्छा ये 40 से 50 हो गया मेरे भाई, तो 10,000 से जो रिजर्व में अमाउंट बढ़ गया, कहां से बढ़ा, ये ऑब्वियसली शेयर्स इशू होगा. और यहां तो हम देख भी रहे कि 4 से 5 हुआ, 1 लाख का फेस वैल्यू का शेयर इशू हुआ 10,000 का प्रीमियम में, यानी कि मेरा टोटल कैश का कितना आया, 1,10,000. क्लियर हो गया. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, कितना डिवेंचर पे होगा, 10,000. ये भी कैश आ रहा है कि जा रहा है, जाएगा. और डिवेंचर्स वो रिडीम ऑन 1 अप्रैल, ये रिडीम कब हो गया था, साल के शुरुआत में ही रिडीम हो गया था. कब हो गया था, क्यों, क्योंकि डिवेंचर का रिडेम्पशन का तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन होता है तो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे पास डिवेंचर कितना आउटस्टैंडिंग है। इस क्वेश्चन में तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं था क्योंकि टोटल डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपको दे चुका है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर डिवेंचर इशू हुआ है या रिडीम हुआ है तो कौन से तारीख को इशू हुआ है या कौन से तारीख को रिडीम हुआ, ये तारीख देखना जरूरी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़े तो हम यहां पे आपका सम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एग्जाम पर्पस में अगर देखा जाए तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहां पे आपको सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकालने बोले कैश फ्लो। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी जो भी बोलना है, ये आपका अमाउंट का कॉलम है, ये आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, हम लोग देखे थे ना वहां पे क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर्स मत बोलिए सिर्फ, शेयर्स तो प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 4 से 5 हुआ, यहां पे 1 लाख प्लस 10,000, 10,000 किस लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम जो 10,000 बढ़ा था, 1,10,000 हो गया। उसके बाद है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बढ़ा कि घटा है? सो डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होगा मतलब कैश भी कम होगा, सो लायबिलिटी कम हुआ आपका, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये लेस हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ कितना परसेंट डिबेंचर्स था? 10% डिबेंचर्स, कितना है? 50,000। सो इस 50,000 को आप ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है? माइनस, ठीक है। आप यहां पे ऐड भी लिख सकते हैं और यहां पे प्लस। नेक्स्ट आपका जो था वो तीसरा आइटम क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसको तो हम लोग ऑलरेडी कर लिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। अब अच्छा, ये डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अंदर में आता है कि नहीं आता है? डिबेंचर्स को पे इंटरेस्ट पे किए, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई बिल्कुल आएगा। मैंने कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? कंपनी और लेंडर के बीच में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन। तो ये इंटरेस्ट किसको पे किया जा रहा है? हमारा लेंडर को, कंपनी को जिसने लेंड किया है मनी, तो उसका बीच का ट्रांजैक्शन है। तो ये तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है और इसमें पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। सो आप इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना? 10,000। और कुछ है? नहीं, खत्म हो गया। अब सीधा आप करोगे 1,10,000 माइनस 60,000, कितना आएगा? 50। तो ये 50,000 आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस इतना पकड़ के रखो, कंपनी का ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किसके साथ? ओनर और लेंडर के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है ये सब फाइनेंसिंग के अंदर में आता है। तो ये लेंडर यहां पे कौन है? मेरा डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर्स। तो कंपनी अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी तो किसको पे करे? डिबेंचर होल्डर को। तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, पहला सॉल्यूशन। फाइन। सो द नेक्स्ट सम, मैक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन 20 is your previous year and 21 is your current year. So 10 से 15, again you can see there is a increase in equities, equity share capital. So if there is an increase in equity share capital, there has to be some shares issued. ये शेयर इशू हुआ ही है, तो यहां से 5 लाख रुपए का डिफरेंस हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो 5 लाख रुपए अपना यहां पे हो गया।
ठीक। नेक्स्ट अपना जो था वो है 10% डिवेंचर। अगर आप देखोगे तो साल के शुरू में तो डिवेंचर है लेकिन साल के अंत में नहीं है क्या? ये क्या दिखाता है कि डिवेंचर्स रिडीम हो चुका है। अब ये जो डिवेंचर रिडीम हुआ, ये कब रिडीम हुआ, ये क्वेश्चन में बताया गया। देखो 8% डिवेंचर्स, अच्छा रिडीम्शन कहाँ हुआ कुछ नहीं बताया ना, चलो कोई बात नहीं। तो इसके हमको मतलब इसलिए नहीं है कि रिडेम्पशन कब हुआ, हमको जानने का भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दिया है। अगर इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं दिया रहता तो मतलब इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता। अगर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता तो ये जानना बहुत जरूरी था कि ये जो 1 लाख रिडीम हुआ ये कब हुआ। अगर साल के शुरू में हो गया तब तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, लेकिन अगर साल के अंत में हुआ तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसीलिए ये डेट जानना जरूरी होता है। यहां पे इररिलेवेंट है क्योंकि हमको डायरेक्टली इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 10,000 दे दिया है। 10%, अच्छा अब 8% डिवेंचर्स। 8% डिवेंचर्स साल के शुरू में कितना है? 2 लाख। और साल के अंत में कितना है? सॉरी, साल के अंत में कुछ नहीं था, साल के शुरुआत में कितना है? यानी कि डिवेंचर इशू हुआ है, 8% डिवेंचर रिडीम हुआ है और 10% डिवेंचर इशू हुआ है। तो यहां से पैसा क्या हुआ होगा? आया होगा। अब इसी से रिलेटेड देखो यह इंफॉर्मेशन है कि 8% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन, मतलब ये साल के एंड में इशू हुआ। अगर ये साल के एंड में इशू हुआ तो टेक्निकली इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता। समझ में आ रहा है? अगर ये साल के शुरू में इशू हो जाता तो 1 साल का इंटरेस्ट लग जाता, लेकिन ये साल के कब इशू हुआ? अंत में, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस साल। समझ में आ रहा है? इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ये कब इशू होता है और कब रिडीम होता है। समझ में आ रहा है ना? हम क्या बोल रहे हैं? 8% डिवेंचर, 10%, यहाँ 8%, 10%, दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ डिवेंचर है। 10% डिवेंचर रिडीम हुआ है और 8% डिवेंचर इशू हुआ है। बैंक लोन साल के शुरू में 1,40,000, साल के अंत में है ही नहीं, मतलब लायबिलिटी क्या हो गया? खत्म हो गया, पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट साल के शुरू में कितना है? 60, साल के अंत में कितना है? 40,000 से लायबिलिटी क्या हो गया? बड़ा। हालांकि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग करंट लायबिलिटी मानते हैं, बट कैश फ्लो में उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने में डालते हैं, बिकॉज टेकिंग एन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक इज अ लोन। इट्स अ काइंड ऑफ अ फाइनेंस दैट यू टेकिंग, इट्स योर बेसिकली तुम फंड ले रहे हो बैंक से, उधार ले रहे हो बैंक से, सो इट इज अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो साल के शुरू में 60 है, साल के अंत में कितना है? 1 लाख। तो 40,000 से आपने बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ाया, मतलब कैश भी आया होगा। तो याद रखना, जब जब इक्विटी एंड लायबिलिटी बढ़ रहा है तो कैश आ रहा है, और जब जब इक्विटी एंड लायबिलिटी घटेगा इसका मतलब कैश जा रहा है। क्लियर? क्या क्या आइटम तो समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पे देख लेते क्या क्या है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 10,000 है। डिविडेंड पेड कितना है? 50,000। ये डिविडेंड किस पे किया गया? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताओ, डिविडेंड पे करना क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंपनी और ओनर के बीच में है। ओनर, डिविडेंड ओनर का होता है, लेंडर का नहीं। कंपनी और ओनर के बीच में है, ये डिविडेंड ओनर को दिया जा रहा है। दैट इज व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड डिविडेंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मालिक ने पैसा दिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, मालिक ने कैपिटल डाला था। और लास्ट वाला तो हम लोग ऑडिट देख चुके हैं। क्लियर? तब इसका सॉल्यूशन किया जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, इक्विटी क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप लोग हमको हेल्प करिए, हमने यहाँ पे समझा दिया है, अब आप लोग हमको हेल्प करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग चलिए बताइए, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल था। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से कितना हुआ था? 15। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे प्रोसीड्स
फ्रॉम इक्विटी शेयर्स 5 लाख। अच्छा, हमेशा याद रखना ओपनिंग और क्लोजिंग कंपेयर करिए इसी तरह से। 5 लाख हो गया। उसके बाद था आपका 8% डिवेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या था? 10% डिवेंचर। अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है? रिडीम। पहले कितना था? 1 लाख। अब कितना है? 0। सो देयरफॉर यहां पे होगा रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स। हाउ मच? 1 लाख। यू कैन कीप इट इन द ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या है? 8% डिवेंचर्स। 8% डिवेंचर के केस में क्या हुआ? डिवेंचर इशू हुआ है। पहले कितना था? 0। अब कितना है? 2 लाख। तो प्रोसीड्स डिस्काउंट में इशू हुआ है। गुड, वेरी गुड। कितना परसेंट डिस्काउंट में? 10%। अब देखिए, क्वेश्चन ने बोला था कि जो डिवेंचर इशू हुआ है 8%, वो किस में हुआ है? डिस्काउंट में। अगर आप देखोगे, आपका क्वेश्चन में दिया था कि 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 यहां पे आपका डिवेंचर्स नहीं है और यहां पे आपको 2 लाख रुपया का डिवेंचर दिया है, करेक्ट। और नीचे में दिया कि डिवेंचर इशू हुआ है कितना में? 10% डिस्काउंट में। हमने आपको पहले इसका पहले वाला सम में एक चीज क्लियर किया कि बच्चा ये जो तुम डिवेंचर का वैल्यू देख रहे हो, ये कौन सा वैल्यू है? फेस वैल्यू है। इसका मतलब आपके पास जो कैश आया होगा वो 2 लाख का 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैश का फ्लो आपका 2 लाख माइनस 20,000 विच इज इक्वल टू 1,80,000। अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट में तो बैंक में कितना रुपया आया होगा? 1,80,000। लेकिन डिबेंचर अकाउंट में हम लोग कितना ट्रांसफर किए हैं? 2 लाख। क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि डिबेंचर चाहे पार में इशू हो, चाहे प्रीमियम में इशू हो, चाहे डिस्काउंट में इशू हो, डिबेंचर अकाउंट में हम लोग हमेशा क्या ट्रांसफर करते हैं? फेस वैल्यू। तो ये जो तुम 2 लाख रुपया जो देख रहे हो, ये 2 लाख रुपया ये क्या है? ये मत बोलना कि क्या सर ये 20% डिस्काउंट माइनस करने के 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद का फिगर है। नहीं बेटा, ये 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद का फिगर नहीं है, ये तो उसका डिवेंचर का फेस वैल्यू है। तो कंपनी तो डिवेंचर अकाउंट में फेस ही वैल्यू ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको देख करके धोखा मत खा जाना। ये मत सोचना कि 2 लाख रुपया से कैश आया, नहीं। अगर क्वेश्चन में वो डिस्काउंट वाला बात नहीं बोला रहता तब तो नहीं समझते कि पार में डिवेंचर इशू हुआ है तो 2 लाख का अगर बढ़ रहा है, 2 लाख का डिवेंचर इशू हुआ तो 2 लाख रुपया ही आया होगा। बट क्वेश्चन तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो इसका मतलब डिवेंचर डिस्काउंट में अगर इशू हुआ है तो ट्रांसफर तो 2 लाख हुआ, लेकिन कैश का फ्लो कितना हुआ? 1,80,000। सो जब आप प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम 8% डिवेंचर लिखेंगे तो ध्यान देना, आप लिखोगे 2 लाख माइनस डिस्काउंट है 20,000 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 1,80,000। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से समझ में आया? सो ये हो गया तुम्हारा डिवेंचर्स। नेक्स्ट आइटम क्या था क्वेश्चन में आपका? बैंक लोन। बैंक लोन पहले कितना था? 1,40,000। अब कितना है? 0। बैंक लोन साल के शुरू में 1,40,000, साल के अंदर कुछ नहीं, मतलब लोन खत्म हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन है। सो दिस इज रीपेमेंट ऑफ लोन। हाउ मच? 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट आइटम क्या था? बैंक ओडी। ओडी कितना था? 60। अब कितना है? 1 लाख। तो 40,000 से ओडी बड़ा है, सो आप यहां पे लिख सकते हैं बैंक ओडी कितना रुपया? 40,000। हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाइए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो पहला दिखेगा वो इंटरेस्ट दिखेगा। सो इंटरेस्ट जो हम लोग डिवेंचर्स पे कर रहे हैं, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और मेरा कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स विच इज इक्वल टू हाउ मच? 10,000। उसके बाद डिविडेंड पेड है, सो डिविडेंड पेड कितना है? 50,000, वो भी हो गया। और उसके अलावा
और कुछ नहीं। सो अब क्या करना है, 1,80,000 प्लस 40 कितना होता है, 2,20,000 प्लस 50 2,70,000। आप चाहे तो ये 4 और जो 5 लाख, अच्छा सॉरी 7,20,000 हो गया। और इसका टोटल कितना करो, इसका टोटल 1,40,000 2,40,000 3 लाख आया, तो 7,20,000 माइनस 3 लाख आपका 4,20,000। ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कैश का फ्लो हुआ है। तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए कॉपी करिए।